तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ मीडियम, और इसमें हमें देखना है कि कोई ग्लास स्लैब है, अगर ग्लास स्लैब के अंदर कोई बबल होता है तो उसकी डेप्थ कितना अपीयर होती है, या किसी वाटर के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसकी हाइट हमें कितना अपीयर होती है, ये हमने टॉपिक किया। तो किस तरह से, सपोज ये हमारे पास एक बीकर और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। नॉर्मल शिफ्ट को आज डिस्कस करेंगे। देखो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, यहां पे मान के चलें कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रेज, और यहां पे कोई पर्सन उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो यहां से एक रे हमारी इस तरह से जाती है, ये हमारे पास नॉर्मल, और ये मीडियम कैसा है, वाटर यहां पे है, तो इस मीडियम को कैसा बोलोगे, डेंसर, और बाहर वाला क्या होगा, रेयर। तो रूल वही है, देखो जितने रूल हमने पढ़े हैं, साइन कन्वेंशन के हों या रे के अकॉर्डिंग हो, उसको लेके हमें इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, या रे का रिफ्रैक्शन को देखते हैं। तो यहां से जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कब होता है, व्हेन द रे चेंजेस मीडियम, रे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जो टू मीडिया को सेपरेट करता है, अलग अलग करेगा, और यहां से आगे जाके रे हमारा इस तरह से जाना था, लेकिन इस तरह से बैंड हो जाती है। इसको पीछे इंक्रीज करते हैं, यहाँ ओरिजिनल पाथ तो देखो बच्चों ये वाला है, लेकिन इसको पीछे देखते हैं, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, इसको देखेगा, तो उसे क्या फील होगा, क्या अपीयर होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सपोज इस पॉइंट पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे अपीयर होता है, और यहाँ पे अपीयर होगा तो क्या लगता है कि जैसे बॉडी कुछ रेज कर गई है, लिक्विड के अंदर बॉडी ने कुछ रेज किया है, ऊपर उठ चुकी है ना। तो देखा होगा वाटर के अंदर फिंगर डालते हैं, या किसी पेंसिल को डालें, या किसी बॉडी को डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हाइट कुछ, या डेप्थ बोले, डेप्थ पहले से कुछ कम हो गई। या आप बीकर को भी देखोगे, अगर बीकर में पानी भरें या किसी टब में पानी भरें, तो उसकी बॉटम हमेशा ऐसा लगती है, अगर बाहर से देखते हैं तो बॉटम ऐसा लगता है जैसे काफी हाइट है, उसकी हाइट काफी है। जैसे आप इस बीकर को देखोगे तो बाहर से देखने पर तो एच फील होगा, लेकिन अगर पानी के अंदर से देखते हैं तो वो बॉटम हमेशा कुछ ऊपर उठी हुई लगती है। ये भी रीजन यही है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेकर डिस्कस किया, यहाँ पे हम पूरी बॉटम को देखते हैं, पूरी उसकी तली को, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर उठ चुकी। रीजन क्या है कि रिफ्रैक्शन की आउटर मीडियम में जैसी रे आती है तो वो बैंड हो जाती है, और हमें क्या अपीयर होता है कि पॉइंट यहां नहीं बल्कि कहां पे है, सिचुएटेड एट दिस पॉइंट। तो इस केस में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज इस मीडियम का कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम μ2, और इसका कितना है μ1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2 अगर हम डिस्कस करें तो क्या आया था हमारा, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ये हम टॉपिक कर चुके। अब इसके बाद हमें नॉर्मल शिफ्ट देखना है कि नॉर्मल शिफ्ट से मतलब क्या होगा कि हमारी रेंज, हमारा वो पॉइंट कितना ऊपर हमें दिखाई देता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे, सपोज ये हमारे वाटर के लिए भी हो सकता है, या कोई प्रिज्म लें, प्रिज्म आपने देखा होगा, अगर प्रिज्म के नीचे कोई पेपर को रखते हैं और उसके ऊपर कोई मार्क करें, मान के चलो कोई मार्क किया, टेबल के ऊपर हमने कोई पेपर लिया, पेपर को रखते हैं, और पेपर के ऊपर फिर वापस क्या किया हमने, उसके ऊपर एक प्रिज्म रखते हैं। अब उस प्रिज्म के अंदर से उस पॉइंट को देखेंगे, फिर से समझे, मान के चले मैंने अपने इस तरह से क्रॉस किया किसी पेपर के ऊपर, ठीक, अब उसके ऊपर क्या किया, वापस एक प्रिज्म को रखते हैं। पहले देखो टेबल के ऊपर एक मार्क किया, क्रॉस या पॉइंट,
उसके ऊपर प्रिज्म को रखते हैं। अब प्रिज्म के अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे इसकी हाइट, इस क्रॉस की जो हाइट है वो कुछ ऊपर दिखाई देता है, मतलब ये यहां ना दिखाई देके क्या दिखाई देगा, जैसे यहां आ गया, तो रीजन वही है, इससे निकाल सकते हो। तो कितना, तो ये कितना ऊपर दिखाई देता है, अगर हमें ये पूछा जाए कि कितना ऊपर दिखाई देगा, तो जितना ऊपर रेज अपीयर होता है, रेज फॉर्म में अपीयर होता है, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। सपोज ये हमें एक्स हाइट ऊपर दिखाई देता है, तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, ग्लास स्लैब को कितने से रिप्रेजेंट किया, टी। सपोज पूरी थिकनेस कितनी है इसकी, यहां से यहां तक टी, ये कितना है एच, तो एक्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू नॉर्मल शिफ्ट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस एच। यहां पे पुट करते हैं, रियल डेप्थ कितना होगा, अगर हमने टी को पूरा लिया है, टी में रियल डेप्थ आपकी क्या हो गई टी, और ये कितना होगा एच। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका एच कितना होने वाला है, एच इक्वल्स टू, एच इधर आएगा तो टी अपॉन म्यू। इस म्यू का मतलब क्या है, तो नॉर्मल शिफ्ट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला हमें मिलता है, और ये क्या है 1 म्यू 2 इक्वल्स टू, टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। चलिए तो अब वैल्यू पुट करते हैं, टी माइनस एच की जगह क्या पुट करोगे, टी अपॉन म्यू, टी को लेंगे कॉमन और ये आता है 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो एक्स इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इस तरह से इसका फॉर्मूला हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इससे पहले लेटरल शिफ्ट मैं बता चुका हूं, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट यहां से एक रे आएगी और इस मीडियम में डेंसर में इस तरह से जाती है, यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करें और ये इस तरह से, अगर हम इसको आगे इंक्रीज करते हैं, इमेजिन करें, और ये इस तरह से आगे जाती है, तो दोनों के बीच ये दोनों रे आगे जाके कैसे हो जाती हैं, पैरेलल। देखो इस रे का जो ओरिजिनल रास्ता है वो ये था और आगे ये भी पैरेलल निकलती है, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज लेटरल शिफ्ट। इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, अच्छा, अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डे होती है वो 4 मिनट ज्यादा होती है उसकी एक्चुअल टाइम से। आखिर ऐसा क्यों, वो जरा समझेंगे अभी। उसका भी रीजन बच्चों रिफ्रैक्शन होता है। एक्चुअल में हमारी अर्थ यहां पे, और अर्थ के अबाउट हमें पता है क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर है। अर्थ के अबाउट क्या होती है, उसकी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मतलब जहां तक हमारी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारी अर्थ है ओरिजिनल।
और अर्थ सरफेस पर क्या है, यहाँ पे सपोज हम हैं, और हमें सन की जो लोकेशन होगी रियल में कहाँ पे होनी चाहिए, अगर हम मिनिमम देखना चाहते हैं सन को, जब सन राइज होगा या सन सेट होना होगा, भाई राइज के टाइम पे सपोज ईस्ट, इस साइड में, और सन सेट के समय पे ये वाली पोजीशन। अगर सन यहाँ पे होगा, यहां से ऊपर आएगा तो हमें दिखाई देगा, इसी तरह से सन यहां होगा तो हमें दिखाई देगा। लेकिन रियल में होता क्या है कि सपोज सन की पोजीशन यहां है, रे आती है, देखो सन से रे सभी डायरेक्शन में जाएगी, तो जो रे यहां से उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बाहर के बाहर। सपोज यहां से आने वाली रे ये, और यहां से आने वाली रे इस तरह से। अब होता क्या है, हमने जो रिफ्रैक्शन की इवेंट पढ़ा है कि रे आती है, लेकिन रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, डेंसर या रेयर होने पर। अगर डेंसर में जाती है, यहां रेयर और ये डेंसर, डेंसर में जाने पर क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर होता अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन बैंड जरूर होगी, बैंड अपने ओरिजिनल रास्ते से जरूर होती है। अब जरा यहां देखो, जो रे इस तरह से जाती, अगर सीधा ये निकलती, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधा चली जाती, लेकिन होता क्या है, जब ये बाहर क्या है, कोई मीडियम नहीं, एक तरह से बोलेंगे वैक्यूम, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगी तो जब यहां से रे जाएगी ये, तो यहां तक तो लगभग सीधी होती है, लेकिन यहां के बाद अब देखो, मान के चले मैं यहां पे एक इंटरफेस ड्रॉ करता हूं। इंटरफेस क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इधर वैक्यूम इधर डेंसर, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जाना ऐसे था, अब ये क्या करती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है इधर, ऐसे ही अब ये लगातार रेयर से डेंसर में एंटर करती जाएगी, क्योंकि हम जब देखते हैं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी डेंसिटी नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आने पर इंक्रीज होते जाती है, मींस ये रेयर डेंसर डेंसर और डेंसर, और डेंसिटी लगातार बढ़ते जाएगी। तो जब ये लगातार बढ़ते जाती है तो हमारी रे भी लगातार बैंड होते जाती है, और ये इस तरह से बैंड होगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो जो रे हमें, अब ये जो यहां पे लास्ट में एंटर किया, अब हम यहां हैं तो हमें क्या लगेगा, सन की लाइट कहां से आती है, सन की रे यहां से आती है, और सन हमें यहां इस पोजीशन में अपीयर होगा। तो एक्चुअल पोजीशन सन की नीचे है हॉरिजॉन्टल से, भाई हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, आपकी ये लोकेशन, आपको वो चीज दिखाई देगी, मान के चलो अर्थ सरफेस से हम देखते हैं तो सन कब दिखाई देगा, जैसे उगते हुए सामने है, लेकिन रियल में बन क्या रही है बात, इमेजिन हो रहा है कि यहाँ पे आ गया, एक्चुअल पोजीशन ये थी, रिफ्रैक्शन की वजह से वो यहाँ आ जाता, और कितने मिनट पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि जो देखा गया वो 2 मिनट पहले पहले दिखाई देना शुरू होता है। उसी तरह से इवनिंग में भी होगा कि जब सन की पोजीशन नीचे तक पहुंच जाएगी तब तक हमें ऐसा लगेगा जैसे सन की लोकेशन कहाँ है, ये यहाँ पे नीचे चला गया है, सनसेट इतना ज्यादा कि दिखाई भी देना बंद, लेकिन हमें ये लगता है कि ये यहाँ है। इसके बाद भी कई बार सनसेट जब पूरी तरह से सन भी नहीं दिखाई देता, जब भी रोशनी रहती है आकाश हमारे अर्थ करते थे, क्यों, क्योंकि आकाश में बादल होते हैं, यहाँ तो एटमॉस्फेयर, अब ये बादलों पे जाती है और स्कैटरिंग होती है, और उस टाइम पे कई बार आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, रेडिश, है ना, और उस रेडिश होगा तो क्या होगा, लाइट यहाँ पे आएगी, तो मीन्स ये कि लाइट ज्यादा टाइम तक हमारी अर्थ पे रहती है, जबकि एक्चुअल में सन सामने नहीं होता लेकिन ज्यादा टाइम तक रहता है। तो क्या रीजन है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होता है, और ड्यू टू विच द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डे विल इंक्रीज 4 मिनट, ज्यादा हो जाती है 4 मिनट से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो जरा समझेंगे।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी कुछ एप्लीकेशन हमें पढ़ेंगे। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशन जरूरी है, बोर्ड में पूछी जाती हैं, वैसे भी एग्जाम में पूछी जाती है अगर स्कूल लेवल पे होता है। तो कौन कौन सी है और क्या होता है वो जरा समझे। है तो ये भी बोला क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन इवेंट होती है एक तरह से देखा जाए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ही रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होने लगता है, और ऐसा क्या चीज है वो जरा समझो। अब जरा मान के चलते हैं हमारे पास ये इंटरफेस। इंटरफेस तो जब भी बोलूं समझ जाना, इसके ऊपर का मीडियम कुछ है और नीचे का मीडियम कुछ, और इस इंटरफेस में हमने ऐसा डिसाइड किया कि नीचे वाला मीडियम हमारा क्या है, डेंसर, और ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर। कोई मुश्किल नहीं, सीधी सी बात है। रेयर अगर ऊपर नीचे डेंसर तो क्या होगी चीजें, क्या मन में आता होगा कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और इस मीडियम में इसको स्पीड ऑफ लाइट कम है। चलिए इसके बाद हमने क्या किया, सपोज हमारे पास कुछ बॉडी है और यहां से हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, और एक रे को लेते हैं और वो रे इस तरह से इंसिडेंट करते हैं पॉइंट। तो पहली कंडीशन समझ आ गई होगी, कैसा होता है TIR, डेंसर मीडियम में होता है। पहली कंडीशन डेंसर मीडियम में होता है। दो कंडीशन है, पहला डेंसर और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो चीज जरा समझे अभी थोड़ा सा। मान लो मैंने इस पॉइंट पे इंसिडेंट करनी है बहुत सारी रे, अलग अलग एंगल के थ्रू, अलग अलग एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। पहली बार ये रे अभी इसको किस तरह, किस रास्ते को फॉलो करेगी, सपोज जाना ऐसे था लेकिन ये इस रास्ते से जाती, तो इस एंगल को क्या बोलोगे, R, और इस एंगल को I। सेकंड टाइम मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल इंक्रीज करता हूं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एरो लगाता हूं। ये 1 वाला रास्ता, क्योंकि कई सारी रे रहती हैं तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कौन सी किस रास्ते से जाती है। और देखो जब ये वाला एंगल था तो इससे जाएगी, जब हम I यहां पे बढ़ाएंगे तो वहां पे भी R बढ़ेगा, ये तो श्योर है ना भाई। आपका I ये था, R उधर, अगर I इधर रहे इंक्रीज होगा तो R भी उधर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हो साइन I अपॉन साइन R रहना है। म्यू फिक्स है ऑफ दिस मीडियम, अगर इस मीडियम का म्यू फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, तो साइन I, अगर ये I छोटा तो ये भी छोटा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशो सेम रहना है। सेम क्यों रहेगा, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके, कांस्टेंट रहता है, तो ये इस रास्ते से जाता। थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते हैं, इसको मैंने 3 से, तो ये इस तरह जाता। समझ आ गया होगा। अब हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम एक एंगल ऐसा आएगा कि जब हम I को इतना इंक्रीज कर देते हैं, ये रे उस कंडीशन में इसको इस तरह से, ये इंटरफेस के अलोंग जाती है, ये रे इंटरफेस के अलोंग जाएगी। मींस I को इतना इंक्रीज करते जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होगी, इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि ना तो ये इसमें ना इसमें, इस तरह चली जाती है। यहां तक सबको मैं समझता हूं आ गया होगा समझ में। लेकिन अब हम अभी भी वैल्यू कम नहीं करते, रुकते नहीं है, हमने क्या किया और थोड़ा सा इंक्रीज किया, और जब हम इंक्रीज करते हैं इसको तो ये वापस इसी मीडियम में लौट आती। अब ये रे इसी मीडियम में वापस लौट आती है। अगर ये वापस इस मीडियम में लौट के आई है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड मीडियम में तो एंटर ही नहीं किया। और रिफ्रैक्शन कब होता था, अगर वो सेकंड में एंटर करे तो हुआ क्या, ये इवेंट कौन सी पढ़ी है आपने कि जब कोई रे वापस उसी मीडियम में लौटती है, रिफ्लेक्शन, तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन हो गया।
रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए सेकंड मीडियम में एंटर करना था, लेकिन सेकंड में तो उसने एंटर, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, द रिटर्न बैक, द बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसी मीडियम में लौट आती है, तब इस इवेंट को क्या बोला जाता है, TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो चीजें यहां पे हमें दो की डिफाइन पढ़ना है, वो क्या क्या, वो जरा समझो पहले। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा, तो इसमें दो चीजें पहले पढ़े टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें पहला क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो फिर से समझो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल इन द डेंसर मीडियम। ये याद रखना, हमेशा क्रिटिकल एंगल रेयर मीडियम में नहीं बनता, डेंसर में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में होता है, और डेंसर मीडियम में होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर में रहेगा। तो इसको क्या बोलोगे, द एंगल इन द डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, खाली सी से भी करते हैं, या कुछ बुक्स में IC से भी कर देते। IC से थोड़ा सा आइडिया बन जाता है कि एंगल है इंसिडेंट और C है तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल, इस तरह से। दूसरा बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आखिर होता क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर हम, अब देखो यहां पे ये वाली 90 होता था यहां के लिए, ये वाला हमारा कौन सा एंगल है, IC। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट becomes greater than the critical angle, then the ray of incident at the interface comes back into the same medium, then this phenomenon is called total internal reflection। तो उस कंडीशन में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब आती है कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन पूछा जाता है। नेसेसरी कंडीशन कितना है, दो। पहला, फर्स्ट क्या है, क्रिटिकल एंगल शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहली तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या होगा, लाइट, द रे ऑफ लाइट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से चलना शुरू होना चाहिए, अदरवाइज हमें TIR नहीं मिलेगा। अगर आप रेयर मीडियम से करोगे तो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से दूर कब जाएगी, जब वो डेंसर से रेयर में जाती है। अगर बाई चांस आप देखो जरा, आपने क्या किया, इसका उल्टा ले लेते, आपने यहां से शुरुआत की और ये डेंसर होता तो रे फिर ऐसे की जगह क्या होती, ये जाती, और ये फिर कंडीशन क्या होगी, एक टाइम वो नॉर्मल के साथ जाएगी। उसमें फायदा थोड़ी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब हो सकता है जब वो वापस उसी मीडियम में लौट जाए। तो ऐसी कंडीशन तो तभी हो सकती है जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, और ये इवेंट हमारी नेचर में रियल में भी होती है। तो दो कंडीशन याद रखना, द रे ऑफ लाइट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द डेंसर मीडियम, और सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दोनों बातें याद रखना। चलिए शुरू, अब इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा, जरा देखें। यहां पे हमारा IC तो किस मीडियम से चलती है, सपोज ये मीडियम 2 और ये 1,
भाई अभी तक हम रेयर को 1 लेते हैं, डेंसर को 2 लेते हैं, क्योंकि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेना है तो 1 म्यू 2 करेंगे, लेकिन ये 2 से 1 में चलती है तो 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन आई सी। क्रिटिकल के लिए है ना, हम क्रिटिकल के लिए लेते हैं, और क्रिटिकल के लिए इसका डायग्राम मैं दूसरा बना देता हूं जरा, देखो जरा यार, ये नॉर्मल, ये सपोज हमारा आईसी है, और ये रे इस तरह से जाती है, ठीक। इस डायग्राम को देखें, ये आईसी और ये कितना है, आर की वैल्यू यहां पे कितना हो गया 90, और यहां आई कितना हो गया आईसी। तो फ्रॉम फिगर, ये फिगर फर्स्ट, इसमें सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये फिगर सेकंड। फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम फिगर सेकंड, सेकंड फिगर से हमने देखा क्या हुआ, टू म्यू 1 साइन, याद रखना जिससे चलेगी हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट वो लेना है, साइन आई सी अपॉन साइन आर। साइन आर की वैल्यू 90, साइन आई सी अपॉन साइन 90, ठीक है बच्चों। साइन 90 हो गया कितना 1, तो इसको ले ले। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट क्या था, याद करो, 2 म्यू 1 ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, सिंस 2 म्यू 1 इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 1 म्यू 2, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बताया था। तो इसकी जगह 1 म्यू 2, और ये क्या हो जाएगा साइन आई सी, ये तो क्योंकि नीचे 1 हो गया है ना, लिख के ना, तो क्या हो सकता है 1 म्यू 2 इज देयरफॉर 1 म्यू 2। अगर 1 म्यू 2 लिखा तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ये एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो। अगर फर्स्ट हमारा एयर होता तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझ जाना ये एब्सोल्यूट है, खाली मीडियम 2 की बात हो रही है। अदरवाइज 1 म्यू 2 है तो रिलेटिव है किसका, फर्स्ट सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट, इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। अगर ये वाली कंडीशन हमें मिलती है तो इसका मतलब वो रेट, अगर बच्चों ये वाली कंडीशन मिलेगी, कंडीशन से मतलब मान के चले किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 2, और हमने जब डिवाइड किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं 1/2 करना होगा, और हमें वैल्यू मिलती है 0.5 मिला। अब ये 2 वैल्यू कब हो सकती है इसके केस में, मीन्स इस 1 साइन आई सी की वैल्यू हमारी ये आती है, या ये बोलो कि साइन में किसकी वैल्यू होगी, मैं मान के चलो मैं साइन आई सी इक्वल टू 1 म्यू 2 इस तरह से, और ये हमारा किस में होती है 1/√2। अच्छा, तो ऐसा देखें कि जिसमें हमारी साइन की वैल्यू, तो ये वैल्यू मान के चलते हैं कितना कितना रहती है 1/√2, 1 म्यू 2 की वैल्यू √2 आती है, इसकी वैल्यू √2 आती है। अगर ये 1/√2 है तो ये कितना होना चाहिए साइन 45, और आईसी की वैल्यू कितना आ जाएगी 45 डिग्री। ये किस लिए बता रहा हूं, इस बात को समझना जरा भी, यहां तक समझ आ गया होगा। इस फिगर को देख के हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया। अब अगर साइन आईसी ये वाली म्यू की वैल्यू इतना है, मींस इस तरह का मीडियम लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है √2, √2 का मतलब 1.414, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा तो उसके लिए क्या होगा साइन 45, ये वाली कंडीशन रहेगी। अब अगर हम कोई ग्लास या कोई मीडियम ऐसा लेंगे, यहां सेकंड मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 या √2 होगा,
तो उसमें हमें ये वाला एंगल कितना डालें, 45 पे इंसिडेंट करें तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और अगर 45 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो फिर वो इस मीडियम में एंटर नहीं किया करेगी, बल्कि क्या होगा, वापस इसी मीडियम में लौट आएगी, है ना। जरा सोचो, मान के चलो मेरे पास कोई मीडियम है और मैंने इसको कितने एंगल से इंसिडेंट कराया, 46 या 45.1 भी करा रहा हूं ना। अगर 45 से थोड़ा भी ज्यादा करूंगा तो ये रे इस मीडियम में लौट के आएगी। तो उस कंडीशन में ये मीडियम ही हमारा, बेशक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी क्यों ना है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हमारा एज अ मिरर वर्क करता है। समझ आ गया ना। तो कई बार देखा होगा तुमने, अब इसका एग्जांपल देखो जरा। आपका मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे गिलास वगैरह देखते होगे जिसमें आर पार दिखाई देता है, लेकिन कई बार आपको उसमें भी अपनी इमेज दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है, TIR। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी इवेंट देखते हो। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के। तो एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो कई सारी इवेंट हैं, और क्या क्या है, पहली तो है हमारी डायमंड। तुमने देखा कि डायमंड अपने आप चमकता है। ऐसा नहीं कि डायमंड में लाइट लगी हुई है कि LED लगा दी इसलिए वो चमकता है। वहां डायमंड को, उसको बनाया जाता है। डायमंड की अपनी नेचर होती है कि वो बहुत हार्डनेस उसमें बहुत इतनी ज्यादा होती है कि जल्दी से वो किसी से कटता नहीं है। केमिस्ट्री में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। कार्बन का शायद इसको बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये कार्बन के कुछ है रिलेटिव कंपाउंड या कुछ इस तरह से बोला जाता है कि कार्बन का कुछ है इसका चक्कर। तो वहां केमिस्ट्री में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। 3D डायमेंशन तो होती है डायमंड में, 3D तो इसमें भी है। थ्री डी तो इसमें भी है, लेकिन डायमंड की एक खास बात ये होती है कि ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। वो जो भी तो पहला एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब होता क्या है बच्चों इसमें, आखिर डायमंड क्यों चमकता है। ऐसा नहीं कि डायमंड में हम उसके अंदर LED चलाई हुई है इसलिए चमकता है। उसका रीजन ये है कि जब डायमंड मिलता है तो उस डायमंड को तैयार किया जाता है, उसकी जो दीवारें हैं उनको घिसा जाता है। और घिसाई इस तरह से होती है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो लगभग 24